बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो DGI-SPR ने सीनियर सहाफ़ियों से एक मुलाकात की है और ये मुलाकात रावलपिंडी में हुई है। इस मुलाकात की तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। देखें, जमहूरियत कितनी ज़बरदस्त चीज़ है और अवामी ताकत या अवाम का मैंडेट जहाँ पे मनवा लिया जाए वहाँ पे इदारे कितने बेबस हो जाते हैं। आज से अभी चंद हफ्ते पहले की बात है, यही DGI-SPR सुहेल अफरीदी को कबूल करने पर तैयार नहीं थे। वो ये कहते थे ऐसी सूबाई हुकूमत हमें कबूल नहीं है, या वो इसको तस्लीम नहीं कर रहे थे। रिजेक्टेड वाला एक बयानिया था उनका। लेकिन आज उन्हें कहना पड़ा सुहेल अफरीदी के बारे में। क्या कहना पड़ा, ये दो जुमलों में आपको कहानी पता चल जाएगी। सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हैं, ये उन्हें कहना पड़ा। जिसके वजीर आला बनने से पहले ये उसको वजीर आला मानने को तैयार नहीं थे, आज उन्हें कहना पड़ा कि वो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हैं। फिर एक और बात उन्होंने की, मुंतखब सियासतदान रियासत बनाते हैं और इदारों को रियासत के साथ काम करना होता है। अब यह है वो डेफिनेशन जो आईनी तौर पे एक रियासत की डेफिनेशन है। पाकिस्तान में हमारे कुछ टाउट्स और जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो ये बयानियां फैलाते रहते हैं कि शायद इदारी रियासत है या फौज खुद रियासत है। जो फैसला मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर ले वही रियासत का फैसला होता है। देखिए, प्रैक्टिकली तो यही होता है पाकिस्तान में, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। आईने पाकिस्तान में साफ लिखा हुआ है कि रियासत की डेफिनेशन क्या है। जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं वही रियासत बनाते हैं और जो वो हुक्म देते हैं वही रियासती इदारों को पूरा करना होता है। यानी ये पाबंद होते हैं अवामी नुमाइंदों के अहकामात को बजा लाने के। अब DGI-SPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें और बहुत सारी बातें देखें। इसका जो मेन मकसद था वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात था और दहशतगर्दी के हवाले से था। ज़्यादा बात उसके ऊपर हुई है कि अफगानिस्तान के साथ लड़ाई कैसे शुरू हुई, वो कहाँ तक पहुँची, कितने ऑपरेशन किए गए, खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल क्या है, दहशतगर्दी को कैसे कंट्रोल करना है। फिर इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स आ जाती है हर दफ़ा, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज ने इतना अरसा सियासत की है कि अब सियासत के बगैर उनकी कोई भी ब्रीफिंग या कोई भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो हो ही नहीं सकती, मुकम्मल ही नहीं होती। उनसे सवालात भी सियासी किए जाते हैं। सब जानते हैं कि सियासत तो यही करते हैं। तो एक तो उन्होंने ये कहा बार बार कि फौज जो है वो हिफाजत की जिम्मेदारी पाकिस्तानियों की उठाएगी, फौज अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। और साथ उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर बार बार दबाव डाला कि भाई आप TTP को हमारे हवाले करें या दहशतगर्दी से रोकें, क्योंकि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। ये बात उन्होंने बार बार अफगान हुकूमत से कही। मुज़ाकरात के हवाले से भी उन्होंने बातचीत की। फिर उन्होंने कहा अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों ने यहां से भागकर वहां पनाह ली है और दहशतगर्दी आपने कंट्रोल करनी है वहां पे, और ये कैसे करनी है ये आपका काम है। ये हमारे लोग थे, जब यहां दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन किया भाग गए, इनको हमारे हवाले करें, हम इनको आइन और कानून के मुताबिक डील कर लेंगे। फिर DG साहब ने कहा कि दहशतगर्द और TTP मिलकर अफ्यून काश्त करते हैं। ये मंशियात की काश्तकारी होती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ। तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि तालिबान की पहले जब हुकूमत आई थी ना, तो उन्होंने ये जो मंशियात की काश्त है ये ज़ीरो कर दी थी और उसकी वजह से एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बंद हो गई थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। और अब क्योंकि मैंने जब पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस किया, मैं अफगानिस्तान गया, तो मैंने खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान तक तमाम दूर दराज इलाकों में ट्रैवल किया और मैंने इतने खेत देखे मंशियात के, पोस्ट की, मैंने इतनी काश्त देखी कि मैं हैरान रह गया कि इस तरह तो पंजाब में गंदम नहीं उगती, सिंध में गंदम नहीं उगती, जैसे वहाँ पे मंशियात उगी हुई थी। और मैंने देखा कि सिक्योरिटी की गाड़ियाँ उनके बीच में से गुजरती हैं, बल्कि बहुत सारी जगहों पे मुझे पता चला कि ये सारा काम मिल मिला के होता है। इंतज़ामिया भी शामिल है, सिक्योरिटी इदारे भी शामिल हैं, जो वहाँ मकामी दहशतगर्द हैं वो भी शामिल हैं, जो मकामी तगड़े लोग हैं वो भी शामिल हैं, जिनकी ज़मीनें हैं वो भी शामिल हैं। और एक आपको हैरत की बात बताता हूँ कि पाकिस्तान में ना इसके कारीगर नहीं है। ये जो पोस्ट की काश होती है ना, ये जो छोटा सा वो टिंडा जैसा बना हुआ होता है, मुझे वहीं पता लगा उन दिनों में ये कि इसको एक कट लगाया जाता है, इसमें से जो मवाद निकलता है उसको फिर आगे प्रोसेस किया जाता है। तो ये फ़न जो है, जिन लोगों को आता है ये काम, वो अफ़गानिस्तान में रहते हैं
रोज़ाना की बुनियाद पे उन लोगों को पाकिस्तान में लाने के लिए सेफ पैसेज दिया जाता है। वो पाकिस्तान आते हैं, अपना काम करते हैं, 1-2 दिन रहते हैं, फिर वापस जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर अपना काम करते हैं। ये रास्ता कौन देता है, एक बड़ा सवाल है। तो ये सवालात तो हैं। देखें, यहाँ पे आवे का आवाई बिगड़ा हुआ है, सारी चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। फिर वादिया तीरा के ऑपरेशन के बारे में उन्होंने बात की। फिर गवर्नर राज के बारे में जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये हमारी नहीं, वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। जो लोग मसाजिद और मदारस पर हमले करते हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, और गवर्नर राज जो है वो हुकूमत का फैसला हो सकता है, ना ये हमारा फैसला है, ना हमारी जिम्मेदारी है। फिर अफगानिस्तान के साथ सीज़ फायर पे उन्होंने कहा जी कि क्योंकि अफगान तालिबान उस लड़ाई में दोस्त ममालिक के पास चले गए, तो इसलिए हमारा उनके साथ सीज़ फायर हो गया था। फिर गजा में फ़ौज भेजने के सवाल के ऊपर उन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट विल डिसाइड कि गजा में फ़ौज भेजनी है। लेकिन फिर आसिम मुनीर साहब डोनाल्ड ट्रंप से क्यों मिल रहे थे, और डोनाल्ड ट्रंप क्यों हर जगह पे आसिम मुनीर साहब की तारीफ़ें करते हैं? देखिए ना, ये तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट का अगर काम है तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट ही करेगी ना। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आसिम मुनीर ने और शहबाज शरीफ ने उन्हें यकीन दहानी करवाई कि फ्रॉम द बिगनिंग, यानी बिल्कुल आगाज़ से ही हम आपके साथ हैं। तो फिर इसमें तो किरदार नहीं होना चाहिए था। गजा फौज भेजने का कहते हैं जी पार्लियामेंट फैसला करेगी, लेकिन पार्लियामान वही फैसला करेगी जो उसको एस्टेब्लिशमेंट कहेगी, ये भी एक हकीकत है। फिर एक और चीज़ उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात दहशतगर्दों के साथ नहीं हो सकते, ये अब उन्होंने सेट पैटर्न बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि तालिबान हमारे कभी भी फेवरेट नहीं रहे, हालांकि सारी दुनिया जानती है कि तालिबान को बनाया ही पाकिस्तान ने, अमेरिका के साथ मिलकर। यहाँ पे डॉलरों का खेल खेला जाता था, यहाँ ट्रेनिंग कैंप्स बनाए गए थे कबायली इलाकों में, यहाँ से ट्रेंड कर करके इन्हें अफ़गानिस्तान भेजा गया जहाद के नाम पे। फिर कभी ये जहादी बन जाते हैं, कभी दहशतगर्द बन जाते हैं, फिर जहादी बन जाते हैं, कभी गुड तालिबान आ जाते हैं, कभी बैड तालिबान आ जाते हैं। तो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो कांस्टेंट रही नहीं है, और अगर कांस्टेंट पॉलिसी पाकिस्तान की होती इन मामलात में तो आज पाकिस्तान के ये हालात ना होते। फिर उनसे जब एक सवाल किया गया ख़ास तौर पे सुहेल अफरीदी को लेकर, तो फिर उन्होंने गुरेज किया कि जी मैं ये कह नहीं सकता, क्योंकि देखिए आज सीनियर जर्नलिस्ट वहाँ पे मौजूद थे। तो DGISPR ने बड़ी मोहतात प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो चीज़ें जिनका इदराक उन्हें चंद दिन पहले नहीं था, जो अग्रेशन, जो गुस्सा सियासी नुक्ता नज़र से उनके अंदर था, वो आज दिखाई नहीं दिया। उसकी 2 वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये कि उन्हें अंदाज़ा हुआ कि उन्हें बहुत बुरी शिकस्त हुई है और हुकूमत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपनी बना ली है, बंदे तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाई एस्टेब्लिशमेंट। या दूसरा महीना ये नवंबर एक वजह हो सकता है कि कम से कम नवंबर के महीने में जब तक कि एक्सटेंशन के मामलात नहीं हो जाते, आईनी तरमीम के मामलात नहीं हो जाते, तब तक इससे बाहर रहा जाए। आईनी तरमीम पे उन्होंने कहा जी ये भी हुकूमत का काम है, हमारा तो नहीं है। हालांकि हुकूमत के लोगों से हम बात करें तो वो कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं है तरमीम क्या आ रही है, ये तो एस्टेब्लिशमेंट बना के हमें दे देती है, और जो हमें बना के दे देती है उसके मुताबिक हमें तरमीम करनी पड़ जाती है। तो हमें तो ये भी नहीं पता होता कि डिस्कशन क्या हुई है, मुसव्वदा ला के दे दिया जाता है। और पहले आपको याद है 2-2 मुसव्वदे फिर रहे थे, तो एस्टेब्लिशमेंट ही करती है। लेकिन यहाँ पे भी DGISPR साहब ने कहा कि नहीं जी ऐसा नहीं है, अफगान तालिबान हमारे डार्लिंग कभी नहीं रहे। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, ये सारी दुनिया ही जानती है, अब इसमें क्या ढकी छुपी बात ही कोई नहीं है। बलूचिस्तान में सियासतदानों और दहशतगर्दों का गठजोड़ कम हो गया, ये बड़ी अच्छी बात है अगर ये कम हो गया है तो। और इसके अंदर जो है वो नौजवानों को इन्वॉल्व करना चाहिए। जो नौजवान बलूचिस्तान के सियासत में दिलचस्पी लेते हैं उनके लिए रास्ता खुलना चाहिए, उनके लोगों को उनके हुकूक देने चाहिए ताकि मामलात बेहतर हों। दहशतगर्दों को पनाह देने वाले सहूलतकारों को नुकसान पहुंचना कोलेटरल डैमेज नहीं है। ये कोलेटरल डैमेज के मामले में ना बड़ा फड्डा पड़ा हुआ है, क्योंकि देखें बच्चों की शहादतें होती हैं, खवातीन की शहादतें होती हैं, तो उनको तो फिर आप कोलेटरल डैमेज ही कहेंगे ना, उसे आप ये तो नहीं कह सकते कि ये कोलेटरल डैमेज नहीं है। छोटे बच्चे अगर शहीद हो जाते हैं तो वो कौन से दहशतगर्दों को सहूलतकारी कर रहे होते हैं, ये तो नहीं है। दूसरा, एक और भारत के हवाले से उन्होंने कहा कि भारत गहरे समुद्र में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, ये भी जनाब DGISPR ने कहा। और एक और जो हमेशा वो स्टेटमेंट देते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग, कि जनाब फौज को सियासत के अंदर ना घसीटा जाए, फौज सियासत से खुद को दूर रखना चाहती है। अच्छा, ये सबसे मज़ायका खेज स्टेटमेंट होता है। DGISPR अगर ये स्टेटमेंट ना देना तो ज़बरदस्त काम हो जाए, लेकिन ये स्टेटमेंट देने के बाद वो अपनी अच्छी खासी संजीदा प्रेस कॉन्फ्रेंस का बेड़ा गर्क कर देते हैं।
पाकिस्तान की 78 साल तारीख में जितनी सियासत फौज के इदारे ने की है उतनी सियासत किसी सियासतदान ने भी नहीं की, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने भी नहीं की, क्योंकि आधा वक्त फौजी इस मुल्क के ऊपर हुक्मरान रहे हैं और बाकी आधा वक्त फौजी इस मुल्क के ऊपर बराह रास्त नहीं पीछे बैठकर हुक्मरान रहे हैं। 4 मार्शल लॉ लगाए अयूब खान ने, याया खान ने, जनरल ज़ियाउल हक ने और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने। उसके अलावा भी जो मिलिट्री जनरल्स हैं वो पाकिस्तान में हुकूमतें बनाते रहे और गिराते रहे। एजेंसियों को फंडिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा और केसेस बना के पार्टियों को दबाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा। ख्वाजा आसिफ जो बॉस हैं DGISPR के, इमीडिएट बॉस हैं, आर्मी चीफ से भी ऊपर हैं, ख्वाजा आसिफ ने कहा जनरल बाजवा के बारे में, और जनरल बाजवा इससे पहले वाले आर्मी चीफ थे, उनके साथ भी अहमद शरीफ साहब ने काम किया हुआ है। तो इनके अपने आर्मी चीफ के बारे में इनके अपने वजीर दिफा कह रहे हैं कि जितनी सियासत उस आदमी ने की मैंने अपनी सारी जिंदगी में उतनी सियासत नहीं की। तो ये वाला मजाक जब DGISPR करते हैं ना कि अच्छी खासी सीरियस प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होती है, इंटरनेशनल इश्यूज पे बातचीत चल रही होती है, अचानक से बीच में कह देते हैं कि हमारा सियासत में कोई किरदार नहीं है, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का बेड़ा गर्क कर देते हैं पकड़ के। ये कह के ना आपने कोई और सच भी बोला होता है ना वो भी झूठ बन जाता है। ये कहना बंद कर दें, क्योंकि घटिया तरीन सियासत पाकिस्तान की फौज ने की है। पाकिस्तान के अंदर सियासत तो बहुत की है। जनरल बाजवा के बारे में हफीजुल्लाह न्यादी साहब फरमाते हैं कि ये CIA का आदमी था, और यानी रिटायर हो जाए ना जर्नैल तो फिर बड़ा आसान होता है उसके बारे में बताना कि ये कौन आदमी था, किसका आदमी था। जब आसिम मुनीर साहब रिटायर होंगे तब आप बड़ी कहानियां सुनेंगे। आजकल लोग आहिस्ता आहिस्ता नदीम अंजुम की कहानियां भी निकालना शुरू हो गए, जनरल फैज की कहानियां आपके सामने आती रहती हैं। तो अमेरिका का प्लांटेड आदमी था ये उन्होंने दावा किया हफीजुल्लाह न्यादी ने। लेकिन कुछ चीज़ों पे देखें हम भी हैरान थे माजी में। हमें जब जनरल बाजवा से मुलाकात करवाई, कोई मेरा 2-3 दर्जन सहाफ़ी थे हम, और पाकिस्तान के वो तमाम सहाफ़ी थे जिन्हें लोग सुनते थे, जो मकबूल सहाफ़ी थे पाकिस्तान के या जो कामयाब सहाफ़ी थे, उन सबको बुलाया गया था। अखबारात के लोग भी थे। तो उसमें ना 2-3 लोगों ने बड़े सख्त सवाल किए थे। एक आरिफ हमीद भट्टी साहब ने सवाल किया था, गालिबन एक हामिद मीर साहब ने, नसीम सारा साहिबा ने, और एक सवाल मेरा जो है ना वो बड़ा चुभ गया था जनरल बाजवा साहब को। 2 सवाल मेरे चुभ गए थे। एक तो मैंने उनसे कहा था कि 70 साल आपने हमें कहा कि हम कश्मीर की आज़ादी का चूरन बेचें, और आप हमें कह रहे हैं कि कश्मीर को भूल जाओ और भारत के साथ तल्लक बना लो। तो बाजवा साहब ये तो नहीं होना। दूसरा मैंने बाजवा साहब से पूछा था कि पाकिस्तान की जो फ़िज़ाई हदूद है, अगर उसको अमेरिका इस्तेमाल करता है ड्रोन्स के लिए या अफगानिस्तान के ऊपर अटैक के लिए, तो क्या पाकिस्तान रोकेगा? क्योंकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने एब्सोल्युटली नॉट कहा हुआ है। तो इस पे जनाब बाजवा साहब का मीटर बड़ा घूम गया था और बड़ी अजीब तरीके से उन्होंने बात की थी कि उनके तैयारे इतना ऊंचा उड़ते हैं, इतने 1000 फुट की बुलंदी पे वो जाते हैं, तो हम जनाब हमारी टेक्नोलॉजी आप देखें उनकी। तो इस तरह ना एक हारा हुआ जर्नैल इंडिया के मामलात में वो यही कह रहे थे कि जनाब हम उनसे नहीं लड़ सकते। फिर वो अभी देखें ना इंडिया को कितना ठोका पाकिस्तान ने, तो वो कह रहे थे जी हम उनके साथ भी नहीं लड़ सकते। तो ये मामला आते हैं। वो बड़ी अजीब अजीब बातें जनरल बाजवा कर रहे थे। फ़लस्तीन और इसराइल के बारे में अक्सर वो सहाफ़ियों से कहते थे कि इस पे ऊपर डिस्कशन करो कि इसराइल को क्यों ना तस्लीम किया जाए। आप इस पर डिस्कशन तो करें, लोगों के सामने बात तो रखें। तो ये आज हफीजुल्लाह न्यादी साहब ने बड़ा खुलकर कह दिया कि अमेरिका का प्लांटेड आदमी था और CIA का एजेंट था जनरल बाजवा। अब देखना यह है कि ये जो अभी जर्नैल हैं जब ये रिटायर होंगे तो इनके बारे में फिर मुस्तकबिल में हमें क्या पता चलता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ मैं आपके सामने रखता हूं कि तालिबान ने एक बड़ा खौफनाक इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान के ऊपर। उन्होंने कहा जी अमेरिकी ड्रोन जो है वो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद से अफगानिस्तान में दाखिल हो रहे हैं और अफगानिस्तान के अंदर अटैक कर रहे हैं। अब देखें ना, अमेरिकी ड्रोन या तो पाकिस्तान की सरजमीन से ज़मीन को इस्तेमाल करेगा और आ जाएगा, यहां से उड़ के चला जाएगा अफगानिस्तान, या वो किसी और मुल्क को क्रॉस करके अफगानिस्तान पहुंचेगा। क्या अमेरिकी ड्रोन जो है वो ईरान को क्रॉस करके जा रहा है? तो ईरान के साथ जो अमेरिकी ताल्लुकात हैं वो तो नहीं लगता। सेंट्रल एशिया की तरफ से आएगा तो वहां तो रशिया है और वहां इस तरह की सहूलत है नहीं अमेरिका के पास। चाइना आने नहीं देगा। तो पाकिस्तान ही एक एरिया बचता है जहां से अमेरिकी ड्रोन अफगानिस्तान पहुंच सकता है। तो उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया बड़ा संगीन कि पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहा है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका जो है वो हमसे अड्डे लेना चाहता है और हमने इनकार किया है। तो उसके बाद अफगानिस्तान के ऊपर अटैक हो रहे हैं बार बार और एक दूसरे के ज़रिए इश्तियाल अंगेज़ी और दबाव डाल रही हैं ये ताकतें हमारे ऊपर। और जो ड्रोन हो रहे हैं उसके लिए पाकिस्तान की सरजमीन या
फ़िज़ाई हदूद जो है वो इस्तेमाल हो रही है। अब DGISPR ने इसके ऊपर भी रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान में ड्रोन हमले पाकिस्तान से नहीं होते, ना अमेरिका से ऐसा कोई मुआहदा हमारा हुआ है। ये जनाब DGISPR साहब ने कैटेगोरिकली ये बात की कि जी ऐसा नहीं हुआ, ये जो ड्रोन हमले हैं ये पाकिस्तान से नहीं होते और हमारा ऐसा कोई मुआहदा नहीं हुआ। लेकिन तालिबान कह रहे हैं कि लगातार हमारे ऊपर ड्रोन हमले हो रहे हैं। अब ये ड्रोन कहाँ से जा रहे हैं, इसके बारे में तालिबान की अपनी एक राय है, पाकिस्तान की अपनी एक राय है। हुसैन हक्कानी ने एक सवाल इसके हवाले से उठाया था कि क्या आपने उनको फैसिलिटेट किया, अगर किया तो बताएं फिर। तो हुसैन हक्कानी आप जानते हैं कि अमेरिका के अंदर हैं और वो इस किस्म के सवालात उठाते रहते हैं। नाज़रीन, एक और खबर मैं आपके सामने रखता हूं, 27वीं आईनी तरमीम। अब 27वीं आईनी तरमीम का करने का फैसला तो हो गया, तो 27वीं आईनी तरमीम जो है ये इसी महीने के अंदर होगी और कोशिश की जाएगी कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन और 30 नवंबर से पहले पहले ये हो जाए, क्योंकि एक बड़े मोहतरम जज साहब हैं, वो मुबैना तौर पे रिटायर होने जा रहे हैं। तो मुद्दत मुलाजमत अगर बढ़ गई तो उनको फिर रख लिया जाएगा, उनकी खिदमात बहुत हैं, वो भी काम आ जाएंगे। दूसरा, जनरल साहब की एक्सटेंशन से पहले अगर 27वीं आईनी तरमीम आ जाती है तो उनको फ़ायदा होगा। और क्या नया ओहदा कोई क्रिएट किया जा रहा है, ये बात वहाँ पूछी भी गई, तो इस पर भी DGISPR ने कहा जी वो तो उनका काम है, आएगी तो बताएंगे, हमसे मशवरा करेंगे तो हम अपनी इनपुट दे देंगे। लेकिन कौन कहाँ मशवरा करता है एक एक पाकिस्तानी अब जानता है। फैसल वाडा ने दावा कर दिया कि जनाब 27वीं आईनी तरमीम आ भी रही है और पास भी हो रही है। इन्होंने बिल्कुल वैसे ही दावा किया जैसे इन्होंने कहा था कि ये फार्म 45 जो है इनके अंदर आप पकोड़े बांटे, क्योंकि फार्म 47 का फैसला एस्टेब्लिशमेंट ने कर दिया, लिहाजा इंसाफ नहीं होगा। फिर इन्होंने कहा था कि 26वीं आईनी तरमीम पास हो जाएगी और डंडे के जोर पे करवा ली जाएगी, वो भी हमने देखा, जैसे जमहूरियत का मजाक उड़ा। अब वो 27वीं आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं कि भी पास हो जाएगी, तो हो तो जाएगी। और इसके अंदर पाकिस्तान के आइन का हुलिया क्या होगा, देखिए आइन को अब किसी तरमीम की नहीं तदफीन की ज़रूरत है। जो आइन के साथ हो गया ना पाकिस्तान के, जो इन्होंने कचूमड़ निकाल दिया पाकिस्तान के आइन का। अमेरिका की कितनी सदियों की तारीख है, उनकी 27 तरामीम है, हमने जनाब अभी पौनी सदी हुई है हमें, और हमारा आइन बने हुए अभी 50-52 साल हुए हैं, हमने उसके अंदर ये 27वीं के ऊपर हम काम कर रहे हैं, अंदाज़ा करें। और हर तरमीम हमने फ़र्द वाहिद को फ़ायदा देने के लिए करवाई है, हर तरमीम हमने एस्टेब्लिशमेंट को फ़ायदा देने के लिए करवाई है, सियासतदानों को फ़ायदा देने के लिए करवाई है। पाकिस्तान का सोचकर हमने आज तक कोई तरमीम नहीं की। मेरे ख्याल में आइन में तरमीम करने की बजाय ना आइन की अब तदफीन कर दें। एक बात जावेद हाशमी साहब ने की है, तल्ख है लेकिन बात उन्होंने की है। जावेद हाशमी साहब कह रहे हैं कि नई आइनी तरमीम जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील है। आसिम मुनीर और फौज, अगर आपने मार्शल लॉ लगाना है तो खुलकर आएँ और मार्शल लॉ लगाएं, तरमीमों के पीछे छुपने की ज़रूरत नहीं है। तारीख की गुलाम तरीन हारी हुई हुकूमत, तुम्हें भी तारीख और पाकिस्तानी अवाम कभी माफ़ नहीं करेंगे। देखिए, जो ये तरामीम है ना 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम, ये तरामीम और पाकिस्तान कभी भी एक साथ नहीं चल सकते। ये आप मेरे से लिख के ले लेंगे, ये तरामीम पाकिस्तान के साथ नहीं चल सकती, ये तरामीम अनडू करनी पड़ेंगी। जब भी कभी अवामी हुकूमत आएगी उन्हें ये तरामीम अनडू करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये तरामीम पूरे सिस्टम को जकड़ के एस्टेब्लिशमेंट के बूटों के आगे फेंक देती हैं। फिर एस्टेब्लिशमेंट अपने बूटों से इस पूरे सिस्टम को फुटबॉल बना देती है। ये तरामीम वो काम कर रही हैं। तो आइन अब एक किताब की बजाय एक फुटबॉल बन जाएगा, जो एस्टेब्लिशमेंट की खेल कूद के काम आएगा, वो इसको एंजॉय करेंगे। ये हालत पाकिस्तान के आइन की जा रही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब इसको किसी तरमीम की नहीं, तदफीन की ज़रूरत है, और कुछ बाकी नहीं रह गया। नाज़रीन, एक और डाटा आया मेरे पास, ये बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा है और ये यूनाइटेड नेशन का डाटा है। UN वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट 2024 का डाटा है, और जो माइग्रेशन हुई है 2023 में, उसके हवाले से ये डाटा है कि इस हुकूमत के आने के बाद पाकिस्तान के साथ क्या हुआ। ये जनाब दुनिया के उन ममालिक के नाम हैं जिन ममालिक ने सबसे ज़्यादा हिजरत की है 2023 में, यानी शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में जो बेड़ा गर्क आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बने थे ना 2022 के आखिर में, 2023 में वो रहे थे। तो जिस तरह पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर गए हैं, तो ज़रा ये देखें आप, बदतरीन कत्लेआम के बावजूद सूडान पाकिस्तान से पीछे है, बदतरीन कत्लेआम हुआ।
लेकिन वहां भी 1.4 मिलियन यानी 14 लाख सूडानी सूडान को छोड़कर गए। पाकिस्तान नंबर 1 पे है जी दुनिया में। 16 लाख पाकिस्तानी एक साल में पाकिस्तान को छोड़कर गए। 16 लाख पाकिस्तानी। इंडिया पाकिस्तान से 7-8 गुना बड़ा मुल्क है और उनकी आबादी भी लगभग 6-7 गुना बड़ी है। पाकिस्तान से 6 गुना तो बड़ी है इंडिया की आबादी। वहां जो है वो 9,79,000 लोग उनका मुल्क छोड़कर गए। 6 गुना बड़ी आबादी है और पाकिस्तान की 6 गुना छोटी आबादी है और 16 लाख लोग छोड़कर चले गए। अंदाजा करें पाकिस्तानियों को कितना सताया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने और कितनी मायूसी पाकिस्तान के अंदर फैलाई गई है। फिर उसके बाद युगांडा है, यूनान है, ब्राजील है, वेनेजुएला है, मैक्सिको है। 1-1.5 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। और बांग्लादेश में 5.5 लाख लोग छोड़कर चले गए। हसीना वाजिद ने जुल्म सितम का बाजार गर्म किया हुआ था। बदतरीन सूरत पैदा की हुई थी बांग्लादेश में। ये 2023 की बात बता रहा हूं। तो 5.5 लाख लोग उनके छोड़कर गए थे। पाकिस्तान के 16 लाख लोग छोड़कर चले गए। चाइना कितना बड़ा मुल्क है, दुनिया की नंबर 1 आबादी। उनके सिर्फ 5,68,000 लोग उनका मुल्क छोड़कर गए। यूक्रेन में जंग लगी हुई है 2022 से। 2023 में बदतरीन बमबारी जारी थी। सिर्फ 3 लाख यूक्रेनी जो है वो अपना मुल्क छोड़कर गए। ये है नाजरीन पाकिस्तान की सूरत हाल और ये हकीकत है, आप इससे भाग नहीं सकते। शाह मोहम्मद कुरैशी साहब के हवाले से एक वीडियो पैगाम उनका जारी हुआ, अस्पताल से जारी हुआ। कड़ी निगरानी में वीडियो पैगाम जारी होना थोड़ा हैरानकुन था, लेकिन बड़े हौसले से उन्होंने पैगाम दिया। इस पैगाम में पाकिस्तानी फ़ौज और एयरफोर्स की उन्होंने खुलकर तारीफ़ की और पाकिस्तानी सफारतकारों को भी बेहतरीन नुमाइंदगी पर हौसला अफजाई उनकी की और ये भी कहा कि मैं जेल में हूँ या हम लोग आज़ाद हूँ, ये वतन हमारा है, हमें इस मट्टी से प्यार है, हम मुहिब वतन हैं, मुल्क की सलामती के लिए दुआगो हैं और पाकिस्तानियों के मशकूर हैं। तो लेकिन इसमें उन्होंने इमरान खान साहब का जिक्र नहीं किया। देखिए, अगर वो जिक्र करते तो पॉसिबिलिटी है कि उनकी वीडियो ही बाहर ना आती या उनको ये मौका ही ना मिलता कि वो ये वीडियो बनाए। तो शाह मोहम्मद कुरैशी साहब के स्टेटमेंट को लेके आप जज्बाती हो नहीं सकते, आप कोई ऐसी बात कर नहीं सकते, कोई फैसला कुन नतीजे पर आप नहीं पहुंच सकते। उसका एक रीज़न है और उसका रीज़न ये है कि शाह मोहम्मद कुरैशी साहब के पीछे स्ट्रगल बड़ी लंबी है और इस वक्त जिस सिचुएशन से या जिस फेज से वो गुजर रहे हैं वो मार्जिन भी आपने अपने दिमाग में रखना होगा।